नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की हर चीज, चाहे वो एक पत्थर हो, पानी हो या फिर हवा, आखिर किस चीज से बनी है? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इन सब चीजों की बुनियाद में आखिर छिपा क्या है। तो चलिए एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए आसमान में चमकता एक तारा, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं और जमीन पर पड़ा एक पत्थर। ये तीनों चीजें जो इतनी अलग अलग हैं, इनमें आखिर कॉमन क्या हो सकता है? और इसका जवाब है पदार्थ। जी हाँ, विज्ञान की भाषा में हर वो चीज जिसमें वजन हो, मतलब द्रव्यमान हो, और जो जगह घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। तो वो तारा हो, हवा हो या पत्थर, ये सभी असल में पदार्थ ही हैं। तो ये तो हुई पदार्थ की एक बड़ी तस्वीर। लेकिन अब जरा और करीब चलते हैं, बहुत करीब, इतना कि हम देख सकें कि ये अंदर से कैसा दिखता है। आखिर ये पदार्थ बना किस चीज से है? तो सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे कमाल की बात यह है कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना है। इतने छोटे कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। जैसे सोचिए कि एक चम्मच चीनी पूरे ग्लास पानी को मीठा कैसे कर देती है। वो इसलिए क्योंकि चीनी का हर एक दाना लाखों नन्हे नन्हे कणों में टूटकर पानी के कोने कोने में फैल जाता है। कमाल है ना? और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इन नन्हे कणों के बीच खाली जगह होती है। हाँ, ये एक दूसरे से पूरी तरह चिपके हुए नहीं होते। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर इसका सबूत तो बहुत ही सिंपल है। इसे तो घर पर भी करके देख सकते हैं। एक गिलास पानी लीजिए और उसके लेवल पर एक निशान लगा दीजिए। अब इसमें एक चम्मच नमक डालकर अच्छे से घोल दीजिए। आप देखेंगे कि नमक तो गायब हो गया, लेकिन पानी का लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ा। अरे, ये कैसे हुआ? क्योंकि नमक के कणों ने पानी के कणों के बीच की खाली जगह को भर लिया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कणों के बीच में वाकई स्पेस होता है। और तीसरी बात, ये कण बड़े बेचैन होते हैं। ये कभी एक जगह टिककर नहीं बैठते, हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई कमरे के एक कोने में परफ्यूम लगाता है तो उसकी महक पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है? वो इन्हीं भागते दौड़ते कणों की वजह से होता है। और जानते हैं, कणों की इस तरह अपने आप फैलने और घुल मिल जाने का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। ये सब उन कणों की लगातार हलचल का ही नतीजा है। और आखिरी नियम, ये कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते भी हैं, जैसे उनके बीच कोई अदृश्य गोंद या चुंबक लगा हो। इसी खिंचाव की वजह से कोई भी चीज एक साथ जुड़ी रहती है। पर मजा तो इस बात में है कि ये खिंचाव हर चीज में एक जैसा नहीं होता। जैसे लोहे की कील को तोड़ना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसके कण बहुत मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हैं। वहीं एक रबर बैंड को तोड़ना आसान है, क्योंकि उसमें ये खिंचाव कमजोर होता है। तो हमने ये 4 नियम देखे। कण बहुत छोटे हैं, उनके बीच जगह है, वे हमेशा चलते रहते हैं और एक दूसरे को खींचते हैं। अब इन्हीं 4 नियमों के आधार पर पदार्थ के अलग अलग रूप बनते हैं, जिन्हें हम रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस और द्रव को। ठोस चीजों जैसे एक पत्थर के बारे में सोचिए। इसमें कण बिल्कुल पास पास चिपके होते हैं और ज्यादा हिलडुल नहीं पाते। इसीलिए उनका आकार और वो कितनी जगह घेरते हैं, यानी आयतन, दोनों फिक्स होते हैं। लेकिन पानी जैसे द्रव के साथ कहानी थोड़ी अलग है। उसमें कण थोड़े दूर दूर होते हैं और एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। इसीलिए पानी का कोई अपना आकार नहीं होता। वो जिस बर्तन में डालो वैसा ही हो जाता है, पर हाँ, वो जगह उतनी ही घेरता है। अब अगर हम द्रव से एक कदम आगे बढ़कर गैस की बात करें, तो यहाँ तो खेल ही बदल जाता है। गैस के कणों के बीच खिंचाव लगभग होता ही नहीं है, वो पूरी तरह से आज़ाद होते हैं। इसलिए गैस का न तो कोई फिक्स्ड आकार होता है, न ही फिक्स्ड आयतन। वो किसी भी कंटेनर को पूरी तरह से भर देते हैं। तो चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं। ठोस का आकार और आयतन दोनों तय हैं। द्रव का सिर्फ आयतन तय है, आकार नहीं। और गैस का तो कुछ भी तय नहीं है। यहाँ ये भी साफ है कि ठोस में कण सबसे पास, द्रव में थोड़ी दूर और गैस में बहुत दूर होते हैं। और यही कारण है कि गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, यानी वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, जबकि ठोस को दबाना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। पता है, पदार्थ एक ही रूप में हमेशा नहीं रहता। सही मात्रा में ऊर्जा मिलने पर यह अपना रूप बदल सकता है, बिल्कुल किसी जादूगर की तरह। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पानी, जो हम सब जानते हैं।
0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बर्फ पिघलकर लिक्विड पानी बन जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वही पानी उबलकर गैस यानी भाप बन जाता है, और जब ये भाप ठंडी होती है तो ये संघनित होकर वापस पानी बन जाती है, जो 0 डिग्री पर फिर से जम सकती है। ये एक पूरा चक्र है जो चलता रहता है। पर यहाँ एक बहुत ही कमाल की थोड़ी सी अजीब बात होती है, जिसे गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। जरा सोचिए, जब बर्फ पिघल रही होती है तो आप उसे गर्मी दे रहे हैं, लेकिन थर्मोमीटर में तापमान 0 डिग्री ही रहता है। तो वो गर्मी जा कहाँ रही है? दरअसल वो गर्मी बर्फ के कणों के बीच के आकर्षण को तोड़ने में खर्च हो जाती है, ताकि वो पिघलकर पानी बन सके। यह एक तरह की छिपी हुई ऊर्जा है जो तापमान नहीं बढ़ाती, बल्कि अवस्था बदलती है। अब बात करते हैं एक और रोजमर्रा के जादू की, वाष्पीकरण की। ये एक तरह का गायब होने का करतब है जो अपने पीछे ठंडक छोड़ जाता है। कभी सोचा है कि गर्मी में जब पसीना आता है तो एकदम से ठंडक क्यों महसूस होती है? इसका जवाब वाष्पीकरण के विज्ञान में ही छिपा है। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं, उबलना और वाष्पीकरण एक ही चीज नहीं है। उबलना एक खास तापमान पर होता है, जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, लेकिन वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, और ये सिर्फ लिक्विड की सतह पर होता है। गीले कपड़ों का सूखना वाष्पीकरण है, उबलना नहीं। तो कोई भी चीज कितनी तेजी से भाप बनेगी, ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर कपड़े फैलाकर सुखाएं तो वे जल्दी सूखेंगे, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया। गर्म और हवादार दिन में भी कपड़े जल्दी सूखते हैं, लेकिन अगर मौसम में नमी यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि हवा में पहले से ही बहुत पानी होता है। तो फिर ठंडक क्यों महसूस होती है? इसके पीछे की साइंस तो और भी मजेदार है। होता ये है कि पानी की सतह पर जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले यानी सबसे गर्म कण होते हैं, वो सबसे पहले भाप बनकर उड़ जाते हैं। तो पीछे कौन बचा? कम एनर्जी वाले यानी ठंडे कण। जब गर्म कण चले गए और ठंडे रह गए तो सतह का औसत तापमान अपने आप कम हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। यही है वो वजह जिससे पसीना हमारे शरीर को ठंडा रखता है, और इसी वजह से मिट्टी के घड़े में रखा पानी भी ठंडा रहता है, क्योंकि पानी घड़े के छोटे छोटे छेदों से रिसकर सतह पर आता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़ा और अंदर का पानी दोनों ठंडे हो जाते हैं। वैसे जब हम तापमान की बात कर ही रहे हैं तो वैज्ञानिक अक्सर सेल्सियस की जगह एक अलग पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिसे केल्विन कहते हैं। इसे बदलना बहुत आसान है, बस सेल्सियस वाले तापमान में 273 जोड़ दीजिए। तो अगर कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में यह 298 होगा। यह बस मापने का एक अलग साइंटिफिक तरीका है। तो हमने देखा कि कैसे पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा जैसी छिपी हुई ऊर्जा की जरूरत होती है। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हमारे चारों ओर और कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो इस दुनिया को आकार दे रही हैं, जिन्हें हम देख तो नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं।